हेलो, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक आनंद और आज हम लोग देखेंगे स्टैटिस्टिक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक सेंट्रल टेंडेंसी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको हम लोग हिंदी में केंद्रीय प्रवृत्ति का माप भी कहते हैं। तो इसी को हम लोग एवरेज भी कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी का जो मेजर होता है इसी को हम लोग एवरेज भी कहते हैं। अब जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो एवरेज को कहा जाता है कि ये स्टैटिस्टिक्स का जो शुरुआत है वो हमारा एवरेज से ही होता है, या हम लोग कह सकते हैं कि सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स का जो हम लोग विश्लेषण करते हैं, इसका जो एनालिसिस करते हैं, इसका सबसे मेन जो एम होता है, सबसे मुख्य उद्देश्य जो होता है वो ऐसा माप निकालने का होता है, ऐसे नंबर्स को या डाटा को इस प्रकार से मेज़र करना होता है जिससे कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स डाटा है, हमारा जो भारी भरकम समूह है, उसके स्पेशलाइजेशन को, उसके कंक्लूजन को, उसमें क्या स्पेसिफिकेशन है, उस चीज़ को एक साथ वो कंक्लूड कर सके, उसके बारे में बता सके। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि कोई सेंट्रल टेंडेंसी मेजर क्या करता है या एवरेज क्या मेजर करता है, ये कोई एक सिंगल एक्सप्रेशन देता है, कोई एक सिंगल नंबर देता है जो कि रिप्रेजेंट करता है पूरे के पूरे ग्रुप के बारे में। और वही जब नंबर निकल कर आता है तो वो पूरे ग्रुप के बारे में बताता है कि वो पूरा ग्रुप किस तरह से बिहेव करता है, और इसी को हम लोग हिंदी जो है एवरेज भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेजर है जो कि हम लोगों को बतलाता है पूरे ग्रुप के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि ए सिंगल एक्सप्रेशन हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे एवरेज अगर किसी ग्रुप का निकल कर आता है तो वो क्या होता है, कोई एक सिंगल एक्सप्रेशन होता है, कोई एक सिंगल नंबर होता है। मान लीजिए पूरे क्लास की हाइट को हम लोग देख रहे हैं तो उसके एवरेज को निकालेंगे, अगर 50 बच्चे हैं उनके हाइट को निकाल कर देखेंगे तो कोई एक एवरेज निकल कर आएगा। तो क्या होता है, ए सिंगल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग द होल ग्रुप, रिप्रेजेंटिंग द होल ग्रुप मतलब पूरे ग्रुप के बारे में कोई एक सिंगल एक्सप्रेशन जब बताता है, ठीक है, तो वो हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है। और ये क्या करता है, ये कन्वे करता है आइडिया बताता है कि वो पूरे ग्रुप के बारे में क्या है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंड कन्वेस इंफॉर्मेशन बताता है, या आइडिया जो बोलिए, कन्वेस इंफॉर्मेशन अबाउट द होल ग्रुप। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, जब कोई सिंगल एक्सप्रेशन स्टैटिस्टिक्स में यूज किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं एवरेज। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं द सिंगल एक्सप्रेशन यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स क्या कहलाता है, इज नोन एज एवरेज। ठीक है, तो ये एक तरह से जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो एवरेज है। और एवरेज जो होता है वो जनरली क्या होता है, वो जनरली सेंट्रल पार्ट होता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का वो जो होता है सेंट्रल पार्ट होता है, इसीलिए वो एवरेज कहलाता है। अब हम लोग इससे कह सकते हैं कि वर्गीकरण जो होता है, या हम लोग कहें कि परसेंटेज, प्रतिशत जो होता है, ये सारा जो विधि होता है, ये सब का इस्तेमाल करना या इस सब को समझना क्या होता है कि वो काफ़ी जटिल होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो उसी को सरल बनाने के लिए, उसी को सिंपल बनाने के लिए
हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर करते हैं, हम लोग मीन निकालते हैं या हम लोग एवरेज निकालते हैं। अब क्या होता है कि ह्यूमन माइंड जो होता है, हम लोगों का जो दिमाग होता है, वो कैपेबल नहीं होता है कि हम लोग सारे डाटा को एनालाइज कर सकें, समझ सकें या उसको इंटरप्रेट कर सकें। क्योंकि क्या होता है, डाटा कई बार और काफ़ी बार जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि उसको एक सिंपल मैनर में किसी एक सिंगल एक्सप्रेशन में हम लोग उसको निकाल कर देखें। उससे क्या होता है, सिंगल एक्सप्रेशन करने से हम लोगों को आसानी हो जाती है कंपेयर करने में एक दूसरे से। जैसे हम लोगों ने कहा था कि अगर हम लोगों को देखना है, दो स्कूल है, ठीक है, अगर दो स्कूल में हम लोगों को देखना है कि एवरेज हाइट किस स्कूल का ज़्यादा है, सॉरी हाइट किन स्कूल के बच्चों का ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों स्कूल को अलग अलग सारे बच्चों का, ए स्कूल और बी स्कूल दोनों के बच्चों का सारे का हाइट लिखेंगे, डाटा बनाएंगे, उसके बाद उसका एवरेज निकालेंगे और फिर दोनों में कंपेयर करेंगे। एक सिंगल एक्सप्रेशन ए का भी आ जाएगा कि इतना हाइट है और बी का भी आ जाएगा कि उनके स्टूडेंट्स का इतना एवरेज हाइट है। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि किस स्कूल के बच्चों का ज्यादा हाइट है। अब क्लार्क हमारे एक इकोनॉमिस्ट थे, क्लार्क कहते हैं, क्लार्क के अकॉर्डिंग जो एवरेज होता है वो कोई एक सिंगल फिगर देता है जो कि पूरे ग्रुप के बारे में बतलाता है। तो हम लोग क्लार्क का जो ने कहा था उसको हम लोग लिख सकते हैं। तो क्लार्क कहते हैं, अकॉर्डिंग टू क्लार्क, ठीक है, एवरेज क्या है, एवरेज एक सिंगल एक्सप्रेशन है जो पूरे ग्रुप के बारे में बताता है। तो ये कहते हैं कि एवरेज is an attempt to find one single figure about the whole group ठीक है। तो ये हमारा क्लार्क जो इकोनॉमिस्ट थे उनके द्वारा ये कहा गया था। अब हम लोग देखेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या होता है एवरेज का। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं एवरेज की इंपॉर्टेंस की, तो स्टैटिस्टिक्स में एवरेज को जो है सर्वोपरि माना गया है, मतलब पैरामाउंट माना गया है, सर्वोपरि थ्योरी माना गया है। क्यों? क्योंकि ये जो स्टैटिस्टिक्स का जो मेजर है वो बेसिकली डिपेंड करता है एवरेज पे ही। इसीलिए एवरेज को गेटवे ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। गेटवे ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहने का मतलब है विज्ञान का प्रवेश द्वार भी कहा गया है। तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये सर्वोपरि है, ये पैरामाउंट प्रिंसिपल है, जिसपे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का जो मेजर है वो डिपेंड करता है हमारे एवरेज पे। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इन स्टैटिस्टिक्स एवरेज इज द पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब होता है सबसे ऊंचा, सर्वोपरि। ठीक है, पैरामाउंट प्रिंसिपल। अब क्यों पैरामाउंट प्रिंसिपल सर्वोपरि कहा गया है? बिकॉज द मेजर ऑफ स्टैटिस्टिक्स डिपेंड ऑन एवरेज। ठीक है, एक तो ये हो गया कि इसको पैरामाउंट सर्वोपरि इसलिए कहा गया है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का जो मेजर होता है वो हमारा एवरेज पे डिपेंड करता है। और दूसरा क्या कहा गया है इसके बारे में, एवरेज के बारे में, कि ये गेटवे है स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, तो एवरेज को क्या कहा गया है? इट इज ऑल्सो नोन एज गेटवे ऑफ स्टैटिस्टिक्स।
ठीक है, गेटवे ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहा गया है। गेटवे ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मतलब विज्ञान का प्रवेश द्वार कहा गया है। तो प्रोफेसर बॉल्डिंग क्या कहते हैं इसके बारे में? प्रोफेसर बॉल्डिंग का कहना है कि जो एवरेज के बारे में कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो साइंस है। किस चीज का? एवरेज का साइंस है, या हम लोग हिंदी में इस तरह से कह सकते हैं कि सांख्यिकी को माध्यों, माध्यों मतलब एवरेज, माध्यों का विज्ञान कहा गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बॉली, ये क्या कहते हैं स्टैटिस्टिक्स को? स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एवरेजेस। ठीक है, ये सांख्यिकी जो है वो माध्य का विज्ञान कहा गया है। अब क्यों हम लोग, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, हम लोग कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लोगों को एवरेज एज देखना है, एवरेज एज या एवरेज इनकम, ठीक है, एवरेज प्राइस अगर देखना है कि जो इकोनॉमी में प्रिवेल कर रहा है, तो ये सारा वेजेस अगर लेबर का हम लोग माने एवरेज वेजेस, तो ये सारा कुछ हम लोग एवरेज के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंस है एवरेज का, और हम लोग इसमें देख सकते हैं कि इसको गेटवे ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहा गया है एवरेज को, और ये सबसे पारामाउंट, सबसे सर्वोपरि थ्योरी भी, प्रिंसिपल भी कहा गया है। तो अब हम लोग देखेंगे कि एक अच्छे एवरेज का, एक गुड एवरेज का क्या क्या फीचर्स होना चाहिए। तो जब हम बात कर रहे हैं फीचर्स की कि एक अच्छे एवरेज का, एक गुड एवरेज का क्या फीचर होना चाहिए, तो इसके बारे में प्रोफेसर जी.यू. यूले, ठीक है, याद रखिएगा नाम, प्रोफेसर जी.यू. यूले, ये कुछ फीचर्स के बारे में बताते हैं कि ये फीचर्स जरूरी है एक अच्छे एवरेज को होने के लिए। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उस गुड एवरेज के अंदर होना चाहिए। जैसे कोई एवरेज जो अगर हो तो वो रिजिडली डिफाइंड होना चाहिए। रिजिडली डिफाइंड का मतलब होना है कि वो उसमें क्लैरिटी हो, ऐसा नहीं हो कि जो डिफरेंट लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, उसको अलग अलग तरीके से समझें या उसको इंटरप्रेट करें, मतलब वो एकदम क्लियर होना चाहिए। तो इसीलिए इनका पहला फीचर ये कहते हैं कि इट शुड बी, क्या एवरेज, एवरेज शुड बी रिजिडली डिफाइंड, रिजिडली डिफाइंड मतलब इसकी जो व्याख्या होनी चाहिए वो एकदम रिजिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग अलग लोग उसकी अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं। शुड बी रिजिडली डिफाइंड सो दैट, ताकि डिफरेंट पीपल may not interpret differently। ठीक है, इनका कहना है कि ये बिल्कुल रिजिडली डिफाइंड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि अलग अलग जो लोग हैं उसकी अलग अलग व्याख्या करें। जो भी व्याख्या हो वो बिल्कुल सटीक हो, वो क्लियर हो। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं प्रोफेसर यूले कि ये काफी क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ताकि उसको कैलकुलेशन करने में हम लोगों को इजी हो। तो हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट की इट शुड बी easy to understand and calculate। ठीक है, इसका कैलकुलेशन और इसको समझने में आसानी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि काफी ये कॉम्प्लेक्स हो। अब थर्ड में ये कहते हैं कि ये जो एवरेज है ये सारे ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए ये निकाला जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे ऑब्जर्वेशन को हम लोग नहीं लें, हम लोग कुछ को लें कुछ को छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बेस्ड होना चाहिए सारे ऑब्जर्वेशंस के, सारे डाटा जो हम लोग कलेक्ट किए हैं वो सारा डाटा पे कलेक्ट होना, पे बेस्ड होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम लोगों को जो रिजल्ट आएगा वो ज्यादा
सही आएगा, वो ज्यादा सटीक आएगा। तो इसीलिए ये कहते हैं कि कोई भी एवरेज तभी अच्छा होगा, और यह अच्छा होना चाहिए, उसका कैरेक्टरिस्टिक ये होना चाहिए कि जो सारे ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इट शुड बी बेस्ड ऑन all the observations ठीक है, ये सारे ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है कि ये इसमें हम लोग आगे भी फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकें, एवरेज ऐसा होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग आगे चल के स्क्यूनेस देखें, कुर्टोसिस देखें, या तो हम लोग देखें तो एवरेज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं आगे और कैलकुलेट करने में, या जिससे कि हम लोगों को फर्दर अगर कोई टूल का इस्तेमाल करना होता है स्टैटिस्टिक्स में, जो हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में और वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे, तो ये आगे भी उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जा सके, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इट शुड बी सब्जेक्ट टू फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं कि ये जो है बहुत ही कम इफेक्ट होना चाहिए किसी भी फ्लक्चुएशन से सैंपलिंग में। अगर सैंपलिंग में कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा है तो उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट इसके रिजल्ट पे नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इट शुड बी लीस्ट affected by fluctuations in sampling। अब जैसे इसको हम लोग एग्जांपल में समझें कि लीस्ट होना चाहिए फ्लक्चुएशन, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि मान लीजिए किसी 10th क्लास के स्टूडेंट्स का हम लोग हाइट देख रहे हैं, वहां पर 100 स्टूडेंट्स हैं, सभी लोगों का हाइट है, सपोज मान लेते हैं 5 का हाइट है, उसी में से एक बच्चे का हाइट 6.3 है। तो अगर जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जब एवरेज निकल कर आएगा तो वो 5.5 के ज्यादा नजदीक होगा बनिस्बत 6.3 जो हाइट है उस स्टूडेंट के। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो होता है वो लीस्ट अफेक्टेड होता है कभी भी, जो गुड एवरेज होता है उसमें। नेक्स्ट हम लोग कहेंगे कि इसको जो एवरेज हो उसको हम लोग को इंटरप्रेट करने में आसानी होनी चाहिए, ऐसा वो एवरेज होना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इट शुड बी इजी टू इंटरप्रेट। इजी टू इंटरप्रेट करने का मतलब है हम लोगों को जो एवरेज निकल कर आया है उसको हम लोग समझ सकें, उसके बारे में हम लोग बतला सकें कि ये क्या एवरेज है और इसका क्या असर है और ये क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बतला सकें। जैसे हम लोगों ने हाइट की बात की, तो हम लोग ये एवरेज हाइट जो निकल कर आया है तो हम लोग बता सकते हैं कि हाँ 10th के जो स्टूडेंट हैं उनका एवरेज हाइट इतना होता है। कुछ सैंपल्स के थ्रू भी कैलकुलेट करके हम लोग निकाल के बता सकेंगे कि ये जो ग्रुप है 10th क्लास के स्टूडेंट्स का, उन लोगों का हाइट इतना होता है। तो ये था हमारा फीचर्स जो एक अच्छे एवरेज का होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं एवरेजेस के। तो जब हम लोग फंक्शंस की बात करें कि एवरेज का क्या फंक्शन होगा, तो सबसे पहला तो फंक्शन इसका ये होगा कि ये जो प्रेजेंट करे किसी भी डाटा के बारे में एवरेज, तो वो काफी सिंपल होना चाहिए, वो प्रिसाइज होना चाहिए। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सरल होना चाहिए और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करे एवरेज। एवरेज का ये फंक्शन है। तो हम लोग लिख सकते हैं टू प्रेजेंट सिंपल एंड कॉन्साइज पिक्चर। किसका? डाटा का। ठीक है, एवरेज का ये काम है। जैसे इसको हम लोग क्या कह सकते हैं हिंदी में
कि सरल और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर सके कोई भी एवरेज, उसका ये काम है। अगर हम लोग दूसरा फंक्शन बताएं की बात करें तो इसके द्वारा हम लोग कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि क्या फंक्शन होता है, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं हिंदी में कि ये तुलनात्मक अध्ययन में क्या करता है, सुविधा प्राप्त करता है, हम लोगों को करवाता है। ठीक है, ये इसका फंक्शन है। तो कंपैरिजन स्टडी, ठीक है, स्टडी अध्ययन को हम लोग स्टडी कहते हैं। तो इसके बारे में जैसे हम लोग एग्जांपल में ले लेते हैं, जो हम लोगों ने पहले ही बात की थी कि मान लीजिए हम लोगों को 2 स्कूल है और 2 स्कूल के बीच में हम लोगों को कंपेयर करना है कि कौन सा स्कूल में स्टूडेंट्स को बेहतर मार्क्स आ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए हम लोग एक स्टूडेंट्स के मार्क्स को देखें और दोनों स्कूल के ए और बी स्कूल है, ए के एक स्टूडेंट्स को देखें और बी के एक स्टूडेंट्स के मार्क्स को देखें और फिर कंपेयर करें, तो वो काफ़ी मुश्किल होगा और वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम लोग ए के सारे स्टूडेंट्स का एवरेज निकाल लें मार्क्स का और बी के भी सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज निकाल लें, तो हम लोगों को एक क्वांटिटी मिल जाएगा और फिर हम लोगों को कंपैरिजन करने में काफी आसानी होगी। तो यहाँ पर कंपैरिजन आसान हो जाता है क्योंकि हम लोगों को एक सिंगल एक्सप्रेशन यहाँ मिल जाता है। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर होगा कि ये कंपैरेटिव स्टडी में किस तरह से हेल्प करता है। अब थर्ड क्या है कि ये पूरे ग्रुप के बारे में बतलाता है, जो भी अच्छा एवरेज होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये पूरे ग्रुप के बारे में हम लोगों को बताए। तो हम लोग इसके बारे में कह सकते हैं कि संपूर्ण समूह के बारे में ये बतलाता है और उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि टू रिप्रेजेंट द होल ग्रुप, इसका क्या फंक्शन होता है, ये रिप्रेजेंट करता है होल ग्रुप को, पूरे ग्रुप को। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को क्लियर होगा सारा पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट में ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हम लोगों को हेल्प करता है एवरेज, जिसको हम लोग कहते हैं नीति निर्माण। ठीक है, इट हेल्प्स इन पॉलिसी फॉर्मेशन, इट हेल्प्स इन पॉलिसी फॉर्मेशन, जिसको हम लोग कहते हैं नीति निर्माण। ठीक है, उसमें ये हेल्प करता है। अब ये हेल्प कैसे करता है हम लोगों को पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, ये हम लोगों को गाइड करता है फोरकास्ट करने में और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में ये हेल्प करता है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग एवरेज के थ्रू क्या करते हैं, हम लोग फोरकास्ट भी कर सकते हैं। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से ये फोरकास्ट करता है किसी बिजनेस के लिए या किसी गवर्नमेंट के लिए, ताकि उसी प्रकार से पॉलिसी बनाई जा सके। अब नेक्स्ट है इसका फंक्शन कि ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करता है। इसका जो बेसिस है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। ठीक है, इट इज द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। आगे जो भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे वहां पर हम लोगों को एवरेज से ही काम आएगा, एवरेज के आगे ही जाकर हम लोग इसमें देखेंगे और समझेंगे। जैसे हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे डिस्पर्सन, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कुर्टोसिस, स्क्यूनेस, ये सारा कुछ जो हम लोग देखेंगे वो सारा क्या है, हमारा एवरेज पे ही बेस्ड है। तो ये आगे हम लोगों को स्टैटिस्टिकल मेजर करने में काफी हेल्प करता है, सहायता करता है। अब जो टाइप्स ऑफ एवरेज है वो हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ एवरेज, टाइप्स में हम लोग क्या क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन जिसको हम लोग AM भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग केवल मीन भी कहते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक मीन को हम लोग केवल मीन भी कहते हैं। उसके बाद सेकंड हम लोग देखेंगे मीडियन, थर्ड मोड, उसके बाद जियोमेट्रिक मीन,
और फिर हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो ये पांचों हम लोग टाइप्स जो है वो अलग अलग वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे, और हम लोग देखेंगे कि अरिथमेटिक मीन में ही जैसे डिफरेंट टाइप्स के डाटा होते हैं, रॉ डाटा होता है, उसमें किस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाता है। फिर हमारा डिस्क्रीट सीरीज होता है, उसमें किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फिर कंटिन्यूअस सीरीज होता है, उसमें किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेशन करने का भी 3 तरीका होता है कंटिन्यूअस सीरीज में। जैसे एक होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, फिर होता है हमारा शॉर्टकट मेथड, और फिर होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये सारा हम लोग मीन मीडियन मोड ये सारे में देखेंगे, और हम लोग इसके सवालों को सॉल्व करेंगे। अभी ये हमारा थ्योरी पार्ट था, अब ज्यादातर जो होगा वो हमारा मैथमेटिकल और कैलकुलेटिव पार्ट होगा, और उम्मीद है आप लोगों को समझने में भी आसानी होगी। तो आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।